अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके में। दोस्तों, ये जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती जो चल रही है उसका ये प्रैक्टिस सेट है और ये आज आखिरी दिन है। कल इसका पेपर है 17 अक्टूबर को और आज 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर के जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के इस महायुद्ध में ये आपकी आखिरी लड़ाई है। इसमें बहुत ही जो आपका अनिवार्य प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो सामान्य ज्ञान है और करंट अफेयर समसामयिक घटनाओं वाला पोर्शन है और इसमें रीजनिंग का भी कुछ पार्ट है। सो इसको समराइज करके तैयार किया गया है और ये सभी ये अनिवार्य प्रथम प्रश्न पत्र है। उसमें सभी टॉपिक्स इस प्रश्न पत्र के रखे गए हैं। सो इसको आप कंप्लीट करके जाइए, इसको देख कर जाइए, यहाँ से आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आइए बगैर समय बर्बाद किए हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं और 50 क्वेश्चंस ही आपके आते हैं। उसमें भी अनिवार्य प्रथम प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 इसका एंजेला मर्केल थी या फिर पूछा गया है कि वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी थे। तो एकमात्र विदेशी कौन थे पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले? ऑप्शन नंबर ए है आपका एंजेला मर्केल, ऑप्शन नंबर बी है बोरिस जॉनसन और ऑप्शन नंबर सी है आपका शिंजो अबे या फिर डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे वर्ष 2021 में? तो ये थे शिंजो अबे। कौन थे दोस्तों? शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंक क्या थी? या 7वीं थी या फिर 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो दोस्तों यहाँ पर आपकी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित करने वाले देशों में भारत की रैंक जो थी वो 7वीं रैंक थी। कौन सी थी? 7वीं रैंक थी। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज एक सेकंड दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी दी गई? ये अभी हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने की किस राज्य में मंजूरी दी गई है? झारखंड में या फिर उत्तराखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में या जम्मू कश्मीर? तो दोस्तों ये दी गई है जम्मू कश्मीर में। किस में दी गई है? जम्मू कश्मीर में। 46वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, लंदन में किया जाएगा या पेरिस में या बर्लिन में या जिनेवा में? ये जो 46वां शिखर सम्मेलन है G7 शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये अबकी बार लंदन में आयोजित किया जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन ये 46वां संस्करण था। द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पार्ट्स पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक के राइटर कौन हैं? राजीव मल्होत्रा, आड्रे टुस्के या फिर फैजल कुट्टी या गुलाम आज़ाद? तो इसके आड्रे टुस्के जो है वो लेखक हैं। नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। श्वेत पत्र का शीर्षक क्या है? श्वेत पत्र का शीर्षक क्या है? विजन 2035 या निरोग भारत 2030, आयुष्मान या फिर आपका भागीदारी? तो ये आपका विजन 2035 नीति आयोग के द्वारा दिया गया। फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की है। इस सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं। कौन कौन से भारतीय हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं? निर्मला सीतारमण
या फिर रोशनी नादर या मल्होत्रा किरण मजूमदार शाह, रेणुका जगतियानी। इन चार भारतीयों में से कौन इस सूची में शामिल किया गया है? फॉस्फरस का वर्ष 2020 की निकाली है, जिसमें पूरी विश्व में 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा या फिर किरण मजूमदार शाह, रेणुका जगतियानी। तो इसमें से 1 और 2 या फिर 2 और 3, 3 2 1 2 और 3 या फिर 1 2 3 4, यानी कि चारों शामिल हैं इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इसमें चारों सही है। निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह और रेणुका जगतियानी, इन चारों महिलाओं को 100 महाशक्तिशाली फॉक्स की सूची में शामिल किया गया। आरबीआई के चालू वित्त वर्ष 2020-21 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निम्न में से कौन सा मिलान सही सुमेलित है? दोस्तों कौन सा मिलान सही होगा? रिवर्स रेपो दर कितनी है? 3.35%। रेपो दर 4.5%। नगद आरक्षित अनुपात 3%, या फिर बैंक रेट आपका 4.25%। इनमें से कौन सा मिलान सही है? सो आपका रेपो रेट प्रेजेंट टाइम में 4.5% है, बाकी के ऑप्शन आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एम वेंकैया नायडू, या फिर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, या फिर ऑप्शन सी हर्षवर्धन श्रृंगला, या फिर ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी बागर को जलावती किया। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने किया है? जर्मन ने, रूस ने, फ्रांस ने, या फिर इजराइल ने? सो इसका किया है फ्रांस ने। किसने किया है डिजाइन? फ्रांस ने किया है। अगला सवाल है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण, यहाँ पर हो जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कहाँ पर? कौशाम्बी में, कुशीनगर में, बदायूं या चित्रकूट में। तो यहाँ पर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण किया था गौतम बुद्ध ने। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन नंबर ए तोमर वंश का, या फिर खिलजी वंश का, या फिर सैयद वंश का, या तुगलक वंश का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका तोमर वंश का। किसका था? तोमर वंश का। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश के काल में, या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, या फिर इब्राहिम लोदी के काल में, या अकबर के काल में? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। बीजक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रविदास साहब हैं, या सूरदास साहब, या कबीरदास साहब, या विद्यापति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबीरदास साहब। अगला सवाल है आपका, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? आगरा में, नई दिल्ली में, या अवध में, या फिर वारंगल में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया। बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था।
इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बनारस होगा या भोपाल या बहावलपुर या अवध, किसको सौंप दिया था, तो इन्होंने दोस्तों अवध को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था, अवध को। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अवध। अगला सवाल है आपका, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया, प्राथमिक शिक्षा पर या माध्यमिक शिक्षा पर या स्त्री शिक्षा पर या तकनीकी शिक्षा पर। दोस्तों जो आपका हंटर आयोग आया था इसने किसके विकास पर अधिक ज़्यादा बल दिया था, मतलब कि प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया था। किस पर, प्राथमिक शिक्षा पर। अगला सवाल है आपका, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में ऑप्शन नंबर ए शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, या तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, या फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, या फिर सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, मदन मोहन मालवीय, या फिर एनी बेसेंट, या फिर महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, या फिर बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, या फिर बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, या फिर बच्चे का विवाह किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। भारत ने पृथ्वी के, यानी कि भारत ने विश्व के जो भू क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा घेरा हुआ है, भारत कितने क्षेत्रफल पर बसा हुआ है। 3.4 या फिर 4.4 या 5.4 या 2.4। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.4। भारत कितने क्षेत्रफल पर बसा, विश्व के कितने क्षेत्रफल पर बसा हुआ है, 2.4। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है सतपुड़ा पर्वत, या नीलगिरी, या फिर अरावली पर्वत, या फिर विंध्य पर्वत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत, क्योंकि अरावली पर्वत सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है, और ये घिस कर बिल्कुल चपटा सा हो गया है, एकदम फैल गया है, घिस गया है, छोटा हो गया है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, दामोदर नदी को, या फिर हुगली नदी को, या फिर गोदावरी को, या स्वर्णरेखा नदी को। तो गोदावरी नदी को भारत का रूर कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है, मैग्नीशियम की बहुतायत, या फिर संचित ह्यूमस, या फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति, या फॉस्फेट की बहुतायत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। इसी के कारण लाल रंग मुख्य कारण होता है, लाल रंग होने का, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य रीज़न होता है। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, जीविका कृषि, फिर मिनिमलिज्म खेती, या फिर कोटा खेती, या संस्थागत खेती। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जीविका कृषि। कौन सी कृषि, जीविका कृषि। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्र पुल अवस्थित है, रामेश्वर, या फिर चेन्नई का, या मुंबई का, या फिर विशाखापट्टनम का। तो मुंबई का सबसे लंबा पुल है भारत के तटवर्ती शहरों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI कह सकते हैं इसको, इसलिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और ये एक बार टेट में भी पूछा जा चुका है अस्थायी सदस्य के रूप में। अस्थायी और पहले दोनों ही एक ही आंसर
रहेगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के तौर पर और पहले सदस्य के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया था? डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, गोवा। सामान्य मतलब सिविल कोड लागू है। सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है गोवा में, या फिर जम्मू और कश्मीर में, या फिर केरल में, या असम में। तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है गोवा जहां पर सामान्य सिविल कोड लागू है। अगला सवाल है आपका 29। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष या 30 वर्ष या फिर 31 वर्ष या 35 वर्ष? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? केंद्रीय कानून मंत्री या विधि सचिव या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो ये होता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान और पंजाब? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान में सर्वप्रथम 1959 में बलराम BR मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी नागौर जिले में, जबकि द्वितीय उसके बाद जो की गई थी वो आंध्र प्रदेश में की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद करती है, या फिर प्रधानमंत्री करते हैं, या राष्ट्रपति करते हैं, या उपराष्ट्रपति करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, क्योंकि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 है। सामान्यतया किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? नाबार्ड के द्वारा, या फिर व्यापारिक बैंकों के द्वारा, या फिर सरकारी बैंकों द्वारा, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा? तो ये नाबार्ड बैंक के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित जिस तरह RBI कार्य करती है उसी तरह नाबार्ड भी कार्य करती है। जो भी एग्रीकल्चर बैंकें होती हैं उनको लोन प्रोवाइड कराती है। ये डायरेक्ट नाबार्ड में किसानों का या किसी भी लोगों का या व्यक्तियों का डायरेक्टली खाता इसमें अकाउंट नहीं होता है, ना ये खोलती हैं RBI की तरह, जबकि ये अपनी बैंकों से जो जुड़ी होती हैं उनके द्वारा कार्य कराती हैं, और ये एक एग्रीकल्चर से संबंधित नाबार्ड बैंक है। अगला सवाल है आपका 34। सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? सीमा शुल्क द्वारा, या फिर बिक्री शुल्क द्वारा, आयकर द्वारा, या उत्पाद शुल्क के द्वारा? सबसे ज़्यादा सरकार को जो आय प्राप्त होता है वो उत्पाद शुल्क के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? उत्पाद शुल्क के द्वारा सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को, कब? 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई? कौन सी योजना है जो प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई 2015 को घोषित नहीं की गई थी? क्वेश्चन नंबर 35। अटल पेंशन योजना की गई थी, जीवन सुरक्षा योजना की गई थी, जीवन ज्योति योजना ये भी की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना ये 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 36। हमारे राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 को किस वर्ष के रूप में घोषित कर रखा है? तकनीकी वर्ष के रूप में, या विकास वर्ष के रूप में, या किसान वर्ष, या स्वच्छता वर्ष के रूप में? तो इसको किसान वर्ष के रूप में घोषित कर रखा है। किसके रूप में? किसान वर्ष के रूप में घोषित कर रखा है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 37। भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं? टी तरंगें, या सतही तरंगें, या फिर एस तरंगें, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे विनाशकारी जो होती हैं वो सतही तरंगें होती हैं। भूकंप के लिए सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं सतही तरंगें। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 38।
परितंत्र के दो मूल घटक हैं, पौधे और प्राणी, या फिर जीवीय और अजीवीय, पौधे और प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी घासपात और सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवीय और अजीवीय, ये परितंत्र के दो मूल घटक होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, या वैश्विक तापमान के कारण, या ओजोन रिक्तीकरण के कारण, या फिर आबादी बढ़ने के कारण। क्वेश्चन नंबर 39, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? ये आबादी बढ़ने के कारण से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? भारत का एक ऐसा भी राज्य है जहां पर जिस राज्य में छत पर बरसात के पानी के संग्रहण किया जाता है, यानी कि उसको एकत्रित किया जाता है। तो भारत का एकमात्र दक्षिण भारत का ऐसा राज्य है तमिलनाडु, जहाँ पर लोग बरसात के समय में छतों पर पानी को संग्रहण करते हैं या एकत्रित करते हैं। पास्कल इकाई है किसकी? पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, या फिर वर्षा की, या तापमान की? क्वेश्चन नंबर 41, तो ये दाब की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। क्वेश्चन नंबर 42, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर का, किसको? विद्युत प्रतिरोध को, किसको? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए। ओम मीटर, या फिर वोल्ट मीटर, एमीटर, या गैल्वेनोमीटर। 42 में ये होता है ओम मीटर। जब पी प्रतिरोध आ जाए तो ओम उसका इकाई होगा। हमारा शरीर का पीएच सीमा के भीतर काम करता है, यानी हमारा शरीर कितनी पीएच मान के अंतर्गत काम करता है? 8.9 से 9 पीएच तक, या फिर 6.0 से 7.0 पीएच तक, या फिर 7.0 से 7.8 पीएच तक, या 6.0 से 6.8 पीएच तक। नहीं दोस्तों, ये 7 पीएच से 8.5 पीएच तक हमारा शरीर कार्य करता है। अगला सवाल है 44, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है? बॉक्साइट, कैल्साइट, या कैलेमाइट, या फिर गैलेना? तो इसके सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है एल्युमिनियम का बॉक्साइट। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, हमिंगबर्ड, या गल, या फिर कठफोड़वा? तो विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी होता है हमिंगबर्ड। कौन सा? हमिंगबर्ड। 45 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? कौन से खनिज की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? मैग्नीशियम, या फिर लोहा? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जस्ता या सीसा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। यदि पहेली समाधान तो निबंध क्वेश्चन मार्क चिन्हित करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ सकता है? तो पहेली के स्थान पर समाधान आया है, तो निबंध के स्थान पर या निबंध के समक्ष पहेली के समझ समाधान, तो निबंध के समझ कौन सा शब्द आएगा? हल, लिखवाना, अनुवाचन, या लिखना? तो निबंध पहेली सुलझाई जाती है और निबंध लिखा जाता है, तो लिखवाना नहीं होगा, लिखना हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिखना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि रमेश को TVNFTJ के रूप में लिखा जाता है और MI यानी मिताली को NJVVBNJ के रूप में लिखा जाता है, तो शब्द रणवीर को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48, इसको आप कर लेना, ये कोडिंग का है, हम करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
TVPDJT। मैं आपको क्लियर आंसर बता देता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो कल से 2 दिन पहले यह दिन क्या होगा? ऐसे सवालों को दोस्तों हमेशा आज से करते हैं। जैसे लिखा है यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, तो यहाँ पर लिख लो गुरुवार पहले, ठीक है। इसका मतलब आज क्या होगा? यहाँ ये हो गया कल, ये हो गया आपका बुधवार, क्या हो जाएगा? बुधवार। और आज क्या हो जाएगा? मंगल, ठीक है। अब इसने पूछा क्या था? यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, यानी कि आज मंगल है तो कल बुध हुआ और कल के बाद का दिन गुरुवार हो गया, तो कल से 2 दिन पहले, यानी कि मंगल से 2 दिन पहले कौन सा होगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? सोमवार। ये आपका सोमवार, सोमवार क्या हो गया? कल। सोमवार क्या हो गया? कल। ये पहले वाला कल हो गया, ये कल से 2 दिन पहले की बात कर रहा है, तो सोमवार क्या हो गया? कल। इससे 2 दिन पहले क्या होगा? यहाँ हो जाएगा आपका संडे, उसके बाद सैटरडे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शनिवार। तो कल से 2 दिन पहले शनिवार होगा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा शनिवार। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट, निम्नलिखित एक कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्षों को पढ़ें और निर्धारित करें कि कौन सा से निर्णय तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन दिया गया है, कथन क्या है? एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड लेता है। इसका निष्कर्ष क्या होगा? ये निष्कर्ष दिया हुआ है। महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। नहीं नहीं नहीं, ये दोस्तों विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंब दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड लगेगा। अच्छा, महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, नहीं ये निश्चित कर दिया गया है, तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं, मैं ऐसे ही नहीं कर रहा। सस्ती पुस्तकों के लिए यहाँ पर सस्ती और महंगी की कोई बात ही नहीं की गई, इसलिए एक भी इसमें क्या होगा? एक भी अनुसरण नहीं करता है। इसका मतलब न तो निष्कर्ष प्रथम और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। हम हमेशा स्टेटमेंट के अनुसार ही आंसर करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों ये था जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती का अनिवार्य प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें जीके जीएस थी और आपका रीजनिंग भी थी और आपकी करंट अफेयर भी थी। इतनी सारी चीज़ें इसमें थी। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। सफलता निश्चित तौर पर आपके कदम चूमेगी अगर आप कंटिन्यूटी बनाकर रखेंगे और अपने आप को हर दिन बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाने के लिए और यूपी टेट और सुपर टेट की इसी तरह प्रैक्टिस कराने के लिए हम आगे भी वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू ऑल ऑफ यू। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल और लाइक करें, शेयर भी करें, जिससे कि वीडियो